नमस्कार, मैं डॉक्टर श्रद्धा तिवारी, सहआचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय उदयपुर। स्टूडेंट्स, आज हम थर्ड यूनिट का सेकंड टॉपिक राष्ट्रपति शुरू करेंगे। भारतीय संघ के कार्यपालिका के प्रधान को राष्ट्रपति कहा गया है। यद्यपि कार्यपालिका का प्रधान का यह नामकरण अमेरिकी संविधान के समान है, लेकिन भारतीय राष्ट्रपति के कार्य और शक्तियाँ अमेरिकी राष्ट्रपति के समान नहीं है। अमेरिका की अध्यक्षात्मक व्यवस्था में कार्यपालिका का वैधानिक प्रधान ही वास्तविक प्रधान होता है, लेकिन भारत में ब्रिटेन जैसी संसदात्मक व्यवस्था को अपनाया गया है, जिसके अंतर्गत कार्यपालिका का एक वैधानिक प्रधान होता है और दूसरा वास्तविक प्रधान। भारतीय संघ की कार्यपालिका का वैधानिक प्रधान राष्ट्रपति है और भारतीय संघ में उसकी स्थिति अमेरिकी राष्ट्रपति के स्थान पर ब्रिटिश सम्राट जैसी होती है। इस पद के लिए योग्यताएं: वह भारत का नागरिक हो। सेकंड, वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। थर्ड, वह लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। इसके अतिरिक्त ऐसा कोई भी व्यक्ति जो भारत सरकार, राज्य सरकार या किसी स्थानीय सरकार के अंतर्गत पदाधिकारी हो, राष्ट्रपति के पद का उम्मीदवार नहीं हो सकता। भारतीय संघ के इस सर्वोच्च पद के लिए इतनी कम योग्यता का होना आश्चर्य का विषय हो सकता है, लेकिन संविधान निर्माताओं ने जानबूझकर ऐसा इसलिए किया कि भारत का प्रत्येक नागरिक इस उच्च पद को प्राप्त करने में समर्थ हो। यह व्यवस्था जनतंत्रात्मक सिद्धांतों के अनुकूल है। व्यवहार में इस पद पर केवल वही व्यक्ति निर्वाचित हो सकता है जिसे देश में बहुत अधिक सम्मान प्राप्त हो। अब इसका निर्वाचन: राष्ट्रपति के निर्वाचन में दो पद्धतियां अपनाई गई हैं। अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति: राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन मंडल द्वारा किया जाता है, जिसमें नंबर 1 संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, नंबर 2 राज्य विधानसभाओं और 70वें संवैधानिक संशोधन 1992 के अनुसार संघीय क्षेत्रों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य सम्मिलित होते हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में राज्यों की विधानसभाओं और अब संघीय क्षेत्रों की विधानसभाओं को भी इसलिए शामिल किया गया है कि राष्ट्रपति न केवल केंद्रीय शासन वरन संपूर्ण भारतीय संघ का प्रधान होता है। संविधान सभा में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में संघीय संसद के साथ साथ राज्यों के विधानमंडल के सदस्यों को भी सम्मिलित कर इस बात का प्रयत्न किया गया है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन दलीय आधार पर न होकर और संघ के एक सर्वोच्च पद को वास्तविक रूप में राष्ट्रीय पद का रूप प्राप्त हो सके। इनके चुनाव के लिए एकल संक्रमणीय मत पद्धति को अपनाया जाता है। संसद तथा राज्यों और संघीय क्षेत्रों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होगा। इस चुनाव में मतदान गुप्त मतपत्र द्वारा होगा और चुनाव में सफलता प्राप्त करने के लिए उम्मीदवार के लिए न्यूनतम कोटा प्राप्त करना आवश्यक होगा। न्यूनतम कोटा निर्धारित करने के लिए एक सूत्र अपनाया जाता है, वह है दिए गए मतों की संख्या ऑब्लिक निर्वाचित होने वाले प्रतिनिधियों की संख्या। न्यूनतम कोटा की व्यवस्था इसलिए की गई है ताकि स्पष्ट बहुमत प्राप्त होने पर ही एक व्यक्ति को राष्ट्रपति का पद प्राप्त हो सके। इस व्यवस्था से वह पद के अनुकूल सम्मान का पात्र हो सकता है। इस पद्धति के अंतर्गत प्रत्येक मतदाता के द्वारा अपने मत पत्र में उतना ही पसंद व्यक्त की जा सकती है जितनी संख्या में राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार होते हैं। जन प्रतिनिधित्व के आधार पर मतदाता के मत का मूल्य निर्धारण: भारत के राष्ट्रपति को जिस निर्वाचक मंडल द्वारा निर्वाचित किया जाता है उस निर्वाचक मंडल के सदस्य होते हैं। नंबर 1 संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और नंबर 2 राज्य विधानसभाओं और संघीय क्षेत्रों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य।
व्यवहार के अंतर्गत स्थिति यह है कि लोकसभा का एक निर्वाचित सदस्य लगभग 10 लाख के निर्वाचकों का प्रतिनिधित्व करता है। उत्तर प्रदेश राज्य की विधानसभाओं का सदस्य लगभग 2.5 लाख मतदाताओं का प्रतिनिधित्व करता है, लेकिन सिक्किम या अरुणाचल प्रदेश की विधानसभाओं के सदस्य कुछ हजार जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। उपयुक्त स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए यह व्यवस्था की गई है कि निर्वाचक मंडल के प्रत्येक सदस्य के मत का मूल्य समान नहीं होता। प्रत्येक सदस्य के मत का मूल्य या मतों की संख्या कुछ सिद्धांत पर निर्धारित की जाती है। मतों की गणना के संबंध में सूत्र प्रक्रिया को उद्देश्य के साथ अपनाया गया है। इसमें किसी भी राज्य या संघीय क्षेत्र की विधानसभा के सदस्यों की मतों की संख्या का मूल्य और फिर इसको डिवाइड किया जाता है 1000 से, और संसद के प्रत्येक सदस्य के प्रत्येक निर्वाचित सदस्य के मतों की संख्या का मूल्य समस्त राज्यों और संघीय क्षेत्रों की विधानसभाओं के समस्त सदस्यों को मत प्राप्त करने की संख्या का कुल योग ऑब्लिक संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों की संख्या। मतों की गणना के संबंध में उपयुक्त सूत्र और प्रक्रिया को इस उद्देश्य से अपनाया गया है कि राष्ट्रपति के चुनाव में समस्त राज्यों के प्रभाव में जनसंख्या के आधार पर एक रूपता रहे और समस्त राज्यों की विधानसभाओं को सामूहिक रूप से संघीय संसद के बराबर प्रभाव प्राप्त रहे। समस्त विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों की संख्या का योग भारत की समस्त जनता का प्रतिनिधित्व करता है और इसी प्रकार संसद के दोनों सदनों के सदस्य भी भारत की समस्त जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। अतः यह उचित है कि इन दोनों पक्षों को जो समान रूप से भारत की समस्त जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं, राष्ट्रपति के चुनाव में समान शक्ति प्राप्त हो। इस प्रकार मतों के मूल्य के आधार पर मतों की गणना की जाती है और यदि प्रथम वरीयता के मतों की गणना में किसी उम्मीदवार को जीत के लिए आवश्यक 50% से अधिक मत नहीं मिलते तो द्वितीय वरीयता के मतों की गणना पर उसके आधार पर चुनाव का निर्णय लिया जाता है। इस प्रकार राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। इनके लिए प्रमुख उपलब्धियां, भत्ते और पेंशन। अनुच्छेद 59 के अनुसार राष्ट्रपति को संसद द्वारा निर्धारित परिलब्धियां और भत्ते प्राप्त होंगे। इसके अतिरिक्त उन्हें निःशुल्क निवास स्थान व संसद द्वारा स्वीकृत अन्य भत्ते प्राप्त होंगे। राष्ट्रपति कार्यकाल में उनकी उपलब्धियां तथा भत्तों में कोई कमी नहीं की जाती है। सेवानिवृत्ति के बाद राष्ट्रपति की वार्षिक पेंशन प्राप्त होती है। पूर्व राष्ट्रपति को सचिवालय के खर्च के लिए निःशुल्क आवास, बिजली, पानी, कार आदि की सुविधा उपलब्ध होती है। फरवरी 2000 में राष्ट्रपति के जीवित जीवन साथी को आवास पेंशन देने का निर्णय लिया गया है। वर्तमान में राष्ट्रपति को 5 लाख रुपए प्रति माह वेतन दिया जाता है। अब इसके लिए जो प्रमुख उन्मुक्तियां हैं, राष्ट्रपति को कुछ उन्मुक्तियां भी प्रदान की जाती हैं। अपने पद के अधिकारों और शक्तियों का प्रयोग करते हुए वह जो कोई भी कार्य करे उसके संबंध में उसके विरुद्ध किसी न्यायालय में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। यद्यपि भारतीय संघ के सभी कार्य राष्ट्रपति के नाम पर होते हैं, लेकिन उन कार्यों के लिए वह व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी नहीं है। जब तक कोई व्यक्ति राष्ट्रपति के पद पर आसीन है तब तक उसके विरुद्ध किसी दीवानी या फौजदारी न्यायालय में कोई मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। ना तो उसकी गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी किया जा सकता, ना ही उसे कैद किया जा सकता है। अगर किसी व्यक्ति का उस पर किसी प्रकार का दावा है यानी क्लेम है तो 2 महीने का नोटिस देने के बाद ही किसी प्रकार की कार्यवाही की जाती है। कार्यकाल, राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष निश्चित किया गया है। यदि मृत्यु, त्यागपत्र और महाभियोग द्वारा उन्हें पद से हटाए जाने का कारण राष्ट्रपति का पद इस अवधि के अंतर्गत ही रिक्त हो जाए तो इस स्थिति में नए राष्ट्रपति का चुनाव पुनः 5 वर्ष की संपूर्ण अवधि के लिए होता है, न कि शेष अवधि के लिए। यद्यपि भारतीय संविधान द्वारा राष्ट्रपति पद पर पुनर्विचार के लिए किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं लगाया गया है, फिर भी यह संवैधानिक परंपरा विकसित हो रही है कि कोई भी व्यक्ति 2 बार से अधिक राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित नहीं होगा। महाभियोग लगाने की प्रक्रिया। भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष है, किंतु भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 के अनुसार
राष्ट्रपति के द्वारा संविधान का उल्लंघन किए जाने पर संविधान में दी गई पद्धति के अनुसार उस पर महाभियोग लगाकर उसे उसके पद से हटाया जा सकता है। उस पर महाभियोग लगाने का अधिकार भारतीय संसद के प्रत्येक सदन को प्राप्त है। महाभियोग लगाने के लिए अभियोग लगाने वाले सदन की समस्त संख्या के 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर होना आवश्यक है। राष्ट्रपति अपने पद पर निश्चित अवधि की समाप्ति के उपरांत भी उस समय तक आसीन रहेंगे जब तक कि उसके उत्तराधिकारी राष्ट्रपति पद को ग्रहण नहीं करते हैं। मृत्यु, त्यागपत्र या अभियोग की स्वीकृति के कारण राष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर यथासंभव 6 माह के अंदर अंदर नया निर्वाचन हो जाना चाहिए और नए राष्ट्रपति की भी अवधि 5 वर्ष की होनी चाहिए। आज के व्याख्यान में इतना ही।